पिछले अध्याय में हमने राजनीतिक विकास के अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र और उसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था। आज हम राजनीतिक विकास की समस्याएं, चुनौतियों और राजनीतिक विकास में सहायक तत्व एवं कारणों पर चर्चा करेंगे। राजनीतिक व्यवस्था को समय समय पर जिन समस्याओं, बाधाओं, संकटों तथा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और उनके जो समाधान निकाले जाते हैं वे ही उनके विकास के कारण या सहायक तत्व होते हैं। ये समस्याएं या सहायक तत्व, जैसा कि आमंड और पावेल ने कहा है, कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण से, घरेलू समाज से अथवा स्वयं राजनीतिक व्यवस्था से, राजनीतिक एलिट या विशेष जन से उत्पन्न हो सकते हैं। उदाहरणतः अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले युद्ध, आक्रमण की घटनाएं, महाशक्तियों के दबाव या हस्तक्षेप, शीत युद्ध या अन्य किसी प्रकार के विदेशी दबाव से उत्पन्न होने वाली समस्याएं राजनीतिक व्यवस्था के लिए समस्याएं पैदा कर सकती हैं, जिसका अंत परिणाम परिवर्तन होता है। इस तरह जब राजनीतिक व्यवस्था की विद्यमान संरचना और संस्कृति उसके समक्ष प्रस्तुत होने वाली समस्याओं का समान संरचना और अधिक विभिन्नीकरण और सांस्कृतिक लोकीकरण के बिना नहीं रह सके, तो उसे राजनीतिक व्यवस्था के भीतर होने वाली समस्याएं कहा जाता है। लुसियन डब्ल्यू पाई ने राजनीतिक विकास की जिन समस्याओं की ओर हमें इंगित किया है वो निम्न प्रकार है। सबसे पहला है पहचान का संगठन, आइडेंटिटी क्राइसिस। यह राजनीतिक व्यवस्था के साथ लोगों की पहचान का संकट है, जिसका अर्थ है कि लोगों को राष्ट्रीय क्षेत्र को अपनी मातृभूमि, स्वदेश समझना चाहिए। उन्हें यह एहसास होना चाहिए कि उनकी अपनी पहचान आंशिक रूप से देश की क्षेत्रीय सीमाओं की पहचान का ही एक हिस्सा या अंश है। पहचान का संकट तब उत्पन्न होता है जब परंपरागत राजनीतिक संस्कृति, जिसकी जड़ें समाज, वंश, कबीले, धर्म के प्रति निष्ठा में होती हैं, और आधुनिक संस्कृति में जो राष्ट्रीय वचनबद्धता की देवी पर आदिकालीन निष्ठाओं की कुर्बानी चाहती है, में विरोध होता है। दूसरा है वैधता का संकट। यह सत्ता की वैध प्रकृति और शासन के उचित उत्तरदायित्व में सहमति उत्पन्न करने का संकट है। यह केंद्रीय और स्थानीय सत्ता के प्रतिमानों को निर्धारित करने, कार्यपालिका और नौकरशाही की सीमाओं को निर्धारित करने और स्वतंत्रता के युग में औपनिवेशिक संरचनाओं को बनाए रखने का संकट है। यह संकट पिछड़े समाजों में अधिक पाया जाता है, जहाँ धार्मिक मूल्य गहरे बैठे हुए हैं और लोग इस विचार से चिपके हुए हैं कि राजनीतिक संरचना धार्मिक उपदेशों के अनुरूप होनी चाहिए। तीसरा है अंतः प्रवेश का संकट। यह समाज के भीतर, जैसा कि ग्राम स्तर तक, शासन की पहुंच और मूल्य नीतियों को प्रभावित करने का संकट है। इसका संबंध इस बात से है कि शासन को लोगों के कल्याण के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। संकट तब उत्पन्न होता है जब शासन के प्रयास में मांग विस्फोट, डिमांड एक्सप्लोजन को पैदा करते हैं, जिसका समाधान करने की स्थिति में वे नहीं होते हैं। चौथा है सहभागिता का संकट, पार्टिसिपेशन क्राइसिस। यह यथार्थ प्रजातांत्रिक उद्देश्यों अथवा प्रदर्शन राजनीति में लोगों की सहभागिता में सुविधाओं का संकट है। इसका संबंध राजनीतिक पार्टियों, दबाव समूहों की स्वतंत्रता से है। यह इस बात से संबंधित है कि इस संगठनों या समूह को कितनी स्वतंत्रता दी जाए कि वे निर्णय निर्माण को प्रभावित कर सकें, और उन पर कितनी सीमाएं या रुकावटें लगाई जाएं कि वे निराश संगठन न बने। यह संकट तब उत्पन्न होता है जब विस्तार की दर में अनिश्चितता आती है और नए सहभागियों की घुसपैठ, इन्फ्लक्स, विद्यमान संरचनाओं या संस्थाओं पर गंभीर तनाव पैदा करती है। पांचवा जो संकट है वह है एकीकरण या इंटीग्रेशन क्राइसिस। यह समय राजनीतिक व्यवस्था का संकट है। इसका संबंध अंतःक्रियाओं या एकीकरण से है। यह पदाधिकारियों और शासन के अभिकरणों में अंतःक्रियाओं का संकट है। यह विविध समूहों, हितों और व्यवस्थाओं में अंतःक्रियाओं का संकट है। यह पदाधिकारियों और मुखर नागरिकों में अंतःक्रियाओं का संकट है। वितरण का संकट, यह समस्त समाज में वस्तुओं, सेवाओं और मूल्यों के वितरण का संकट है। इस संकट का संबंध इस प्रश्न से है कि शासन की शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार किया जा सके कि वे समाज में वस्तुओं, सेवाओं और मूल्यों के वितरण को प्रभावित कर सके। इसका संबंध धन के वितरण अथवा क्षतिग्रस्त, असुविधा युक्त समूहों के लिए सुविधाएं, अवसरों और संभावनाओं को सुदृढ़ करने से होता है। आइए अब हम देखेंगे कि राजनीतिक विकास के विभिन्न चरण, स्तरीय अवस्थाएं
क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहले केथन आर्गेन्सी के विचार हैं। आर्गेन्सी ने अपनी रचना राजनीतिक विकास की अवस्थाएं स्टेजेस ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट में राजनीतिक विकास संबंधी अवस्थाओं का विवेचन किया है। उनका मानना है कि राजनीतिक विकास राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मानवीय और भौतिक स्तरों का या स्रोतों का उपयोग करने की शासन की बढ़ती हुई कार्यकुशलता है। यह राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीय वृद्धि, आधुनिकता है, ये सब एक ही यथार्थ राष्ट्रीय विकास को प्रकट करते हैं। आर्गेन्सी कहते हैं कि प्रत्येक अवस्था की अपनी समस्याएं होती हैं। एक अवस्था के पूर्ण होने पर ही दूसरी अवस्था को सफलतापूर्वक शुरू किया जाता है। अवस्थाएं एक दूसरे के क्षेत्र का अतिनिष्ठ या ओवरलैप भी करती हैं। देखते हैं इसके विभिन्न चरण। पहला है राजनीतिक एकीकरण। इस अवस्था में राष्ट्रीय सरकारें अपनी जनसंख्या पर प्रभावशाली राजनीतिक और प्रशासनिक नियंत्रण करती हैं। यह अवस्था राज्य की सुस्थिर अवस्था है। इसमें राज्य के चारों तत्व जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता विद्यमान होते हैं। दूसरा है औद्योगिकीकरण। यह औद्योगिक क्रांति है। इसमें सत्ता और परिधि के बीच सत्ता के प्रवेशन की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसमें नए वर्गों का निर्माण होता है, लोगों की सहभागिता का विस्तार होता है और बढ़ा हुआ राष्ट्रीय एकीकरण पैदा होता है। तीसरा है राष्ट्रीय लोक कल्याण। इसमें जनसाधारण या जन को, जैसा कि श्रमिकों को पूंजीपतियों के शोषण से मुक्त रखा जाता है। इसमें पूंजी साधनों का जन में व्यापक विस्तार किया जाता है। चौथा है समृद्धि अथवा बहुलता। इसमें वैज्ञानिक प्रविधियों और परिष्कृत उपकरणों द्वारा अत्यधिक उत्पादन होता है। इसमें श्रमिकों की संगठन शक्ति अत्यधिक बढ़ जाती है। इसमें आर्थिक हितों के साथ राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हितों पर भी जोर दिया जाता है। अब हम देखेंगे लुसियन डब्ल्यू पाई के विचार। पाई ने अपनी रचना एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट में राजनीतिक विकास की अवस्थाओं को संकटों की संज्ञा दी है और उन्होंने 3 प्रकार के समता, क्षमता और विभेदीकरण संकट बताए। एडवर्ड सिल्स ने अपनी रचना नए राज्यों में राजनीतिक विकास, पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन द न्यू स्टेट में राजनीतिक विकास की 5 अवस्थाओं के बारे में बताया है। पहला है राजनीतिक प्रजातंत्र। इसमें व्यवस्था की स्थिति श्रेष्ठ होती है। इसकी कुछ पूर्व शर्तें हैं, जैसा कि स्थायित्व, शासक अभिजन संबंधता, प्रभावशीलता, वैधता व विरोधी दल का सम्मान। दूसरा है संरक्षक अथवा निर्देशित प्रजातंत्र। इसमें राजनीतिक प्रजातंत्र को सभी संस्थाएं विद्यमान होती है, परंतु कार्यपालिका की शक्ति अन्य संस्थाओं की तुलना में सुदृढ़ तथा मजबूत होती है। तीसरा है आधुनिक अल्पतंत्र, मॉडर्न ओलिगार्की। इसमें एक अत्यधिक अल्पतंत्र वर्ग राजनीतिक जीवन को शुद्ध करने और व्यवस्था को लाने की जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेता है। इसमें परंपरागत और आधुनिकता में गहरा अंतर होता है। इसमें शासक वर्ग एक बंद और संगठित समूह होता है। चौथा है सर्वाधिकारवादी अल्पतंत्र। इसमें प्रजातांत्रिक भावनाओं का ढोंग रचा जाता है, जबकि वास्तविक शक्ति पूर्ण अधिकार संपन्न अल्पतंत्र में साम्यवादी, फासीवादी या शिंटोवादी दल में निहित होती है। और पांचवा है परंपरागत अल्पतंत्र, ट्रेडिशनल ओलिगार्की। ये वंश परंपरा पर आधारित रूढ़िवादी संगठन होता है। आमंड और पावेल कहते हैं कि इसके अंतर्गत एक तो राज्य का निर्माण, जिसमें राजनीतिक व्यवस्था अपने क्षेत्र में अंतर्गत प्रवेश करने एवं उसके एकीकरण का प्रयास करती है। दूसरा राष्ट्र निर्माण। इसमें राजनीतिक व्यवस्था राष्ट्र निर्माण के कार्य में जुड़ती है। तीसरा इसके अंतर्गत सहभागिता। इसमें राजनीतिक व्यवस्था विभिन्न समूहों, वर्गों आदि की निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने के प्रेरित करती है। और चौथा है वितरण। इसका संबंध राजनीतिक व्यवस्था को लोक कल्याणकारी बनाना है। सैमुअल पी हंटिंगटन ने राजनीतिक विकास संबंधी अपने विचारों का विवेचन राजनीतिक विकास और राजनीतिक ह्रास, पॉलिटिकल डेवलपमेंट और पॉलिटिकल डिके के शीर्षक के अंतर्गत अपने निबंध में बताया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विकास को प्रतिवर्ती प्रक्रिया नहीं मानता, बल्कि उनका मानना है कि ये प्रक्रिया प्रतिवर्ती भी हो सकती है, यानी कि राजनीतिक विकास के साथ साथ राजनीतिक पतन भी हो सकता है। राजनीतिक विकास संबंधी हंटिंगटन के विवेचन निम्न प्रकार हैं। पहला है अवस्थावादियों पर लगाए गए आरोप। हंटिंगटन ने राजनीतिक विकास की अवस्थाओं का विवेचन करने वाले अवस्थावादियों पर प्रमुख आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है राजनीतिक विकास की प्रक्रिया को एक मार्गीय माना है, लेकिन उन्होंने कहना है कि ये 2 मार्गीय अर्थात राजनीतिक
ह्रास भी एक सिद्धांत के रूप में है, यानी कि राजनीतिक विकास के साथ साथ राजनीतिक ह्रास भी हो सकता है। और नवीन विकासशील राष्ट्रों के अंतर्गत इस प्रकार के राजनीतिक विकास के बहुत से उदाहरण देखे गए। उन्होंने आधुनिकता और औद्योगिकरण पर जोर दिया, जबकि राजनीतिक विकास की राजनीतिक संगठनों और प्रक्रिया के संबंध में ही अध्ययन करता है। वो कहते हैं कि राजनीतिक विकास को आधुनिकीकरण के साथ जोड़ना अथवा आधुनिकीकरण के प्रत्येक पहलू को राजनीतिक विकास समझ लेना उसे विषम और जटिल बनाता है। राजनीतिक विकास की अवस्था है। सबसे पहला इसमें सत्ता की बुद्धिसंगतता अथवा केंद्रीकरण। इसमें राजनीतिक व्यवस्था में अनेक स्थानीय सत्ताओं के स्थान पर एक केंद्रीय सत्ता की स्थापना की जाती है। दूसरा है विभिन्नीकरण। इसमें राजनीतिक कार्यों का विभिन्नीकरण किया जाता है। और तीसरा है इसमें बढ़ती हुई सहभागिता। इसमें समाज के समूह, उपसमूह व व्यक्ति सत्ता में सक्रिय भाग लेते हैं। नेक्स्ट है इसके अंतर्गत राजनीतिक विकास प्रक्रिया को ह्रास पतन से रोकने के बचाव या उपाय। पहला है कि संगठन प्रक्रिया को धीमा करना और दूसरा है संस्थाओं का निर्माण करना। और पांचवा इसके अंतर्गत संस्थानीकरण। हंटिंगटन ने राजनीतिक विकास प्रक्रिया में संस्थानीकरण पर अत्यधिक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन पर अत्यधिक बल दिया है। इसका अर्थ है कि राजनीतिक व्यवस्था की संरचना और प्रक्रियाओं में अनुकूल संश्लेषण, स्वायत्तता, संबद्धता आदि पाए जाते हैं। आइए अब लास्ट में हम देखते हैं राजनीतिक विकास अवधारणा का मूल्यांकन, इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क। सबसे पहले हम देखेंगे, पहला है कि सुस्पष्ट अर्थ प्रकृतियों क्षेत्र का अभाव। इस अवधारणा के प्रतिपादकों में इसके सुस्पष्ट अर्थ, परिभाषा, प्रकृति और क्षेत्र के बारे में एक मत नहीं पाया जाता है। कुछ इसे राजनीतिक और विकास जैसे मूल शब्दों के अर्थ के बारे में एक मत नहीं है। इसमें सब कुछ, जैसा कि सभी समाजशास्त्र, विशेषकर अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और संस्कृति में हुए विकास को शामिल कर लिया जाता है और कुछ भी शामिल करने से इनकार कर दिया जाता है। दूसरा है सिद्धांत निर्माण की कठिनाइयाँ। समाजशास्त्रों में विशेषकर तुलनात्मक राजनीति में सिद्धांत निर्माण न केवल कठिन है बल्कि जटिल भी है। प्रोसेस एंड सीक्वेंस इस पॉलिटिकल डेवलपमेंट में इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया है कि राजनीतिक विकास के किसी समग्र सिद्धांत का प्रयत्न ही संभव नहीं है। चौथा है राजनीति की आत्मनिर्भरता को नष्ट करना। समग्र अनुसंधान, यानी कि राजनीतिक विकास का समग्र अनुसंधान भ्रांतियों से भरा पड़ा है। राजनीति को दूसरे चरों पर इतना अधिक निर्भर बना दिया गया है कि वे इसमें विकास की अवस्थाओं को निर्धारित करने लगे हैं। राजनीतिक विषय को दूसरे समाजशास्त्रियों के विषय से इतना अधिक डुबो दिया गया है कि यह जान पाना कठिन हो गया है कि किस चर का कितना वजन या प्रभाव है। चौथा इसके अंतर्गत एक समान लागू होने वाले मॉडल का अभाव। समग्र अनुसंधान किसी ऐसे स्वीकृत मॉडल को पेश नहीं कर सका जिसे सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं पर समान रूप से लागू किया जा सके। यह अनुसंधान न उदारवादियों को संतुष्ट कर सका, न मार्क्सवादियों को, और न ही मिश्रित विचार रखने वालों को संतुष्ट कर सका। चौथा है सुसंगतता अथवा पांचवा सुसंगतता अथवा स्थिरता का अभाव। राजनीतिक विकास के कुछ प्रतिपादकों द्वारा यह स्वीकार कर लिया गया कि विकास आगे बढ़ने की अवस्था है, जबकि हंटिंगटन और रिग्स जैसे लेखकों का मत है कि यह केवल आगे बढ़ने की अवस्था नहीं है, उल्टा भी हो सकती है, यानी कि इसका ह्रास या पतन भी हो सकता है। उदाहरणतः एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अनेक देशों में प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं में विकास के स्थान पर उनका ह्रास अधिक हुआ है। अब देखेंगे हम इसके पक्ष या उपयोगिता या योगदान। सबसे पहला है, इसने राजनीतिक व्यवस्थाओं के विवेचन, तुलना, स्पष्टीकरण और उनके बारे में भविष्यवाणियां करने के आधार स्थापित करने में सहायता दी है। दूसरा, राजनीतिक विकास ने राजनीतिक व्यवस्थाओं के राजनीतिक अतीत के आधार पर वर्गीकरण और तुलना को संभव बनाया और भविष्य में उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान ढूंढने में सहायता की। नेक्स्ट है, इसने राजनीतिक व्यवस्थाओं के अर्थपूर्ण मापदंडों के आधार पर तुलना को संबंध बताया। राजनीतिक व्यवस्था के सामान्यकरण में सहायता दी। इसने व्यवहारवादी अध्ययन और क्षेत्रीय अध्ययनों में तालमेल बैठाने का प्रयास किया। इसने तीसरे विश्व के देशों को राजनीतिक व्यवस्थाओं के अध्ययन पर बल देकर आनुभविक शोध के क्षेत्र को व्यापक बनाया। राजनीतिक विकास ने इस बात पर बल दिया कि राजनीतिक अध्ययन गतिशील और प्रक्रिया विश्लेषण पर आधारित होना चाहिए, न कि स्थैतिक और संरचनात्मक विश्लेषण पर।
इसने पश्चिम के अंधानुकरण के स्थान पर विकासशील देशों को अपने मार्ग या मॉडल अपनाने की प्रेरणा दी। इसमें भिन्न भिन्न समाजशास्त्रों के विद्वानों को एक दूसरे के निकट लाया गया और इसमें तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र व्यापक बना दिया गया और उसे नए आयाम, नए क्षेत्र, नए प्रवृत्तियों और परिप्रेक्ष्य प्राप्त हुए। सारांश में हम कह सकते हैं कि राजनीतिक विकास की अवधारणा ने राजनीतिक विज्ञान के विकास में नूतन क्षितिज उजागर किए हैं। थैंक यू।